नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समीर सर की पाठशाला में। संभावना बहुत ज़्यादा है कि रेलवे ग्रुप डी और रेलवे संबंधी अन्य परीक्षाएं जल्द हो जाए। तो सुनो साथियों, तैयारी का मूल मंत्र है कि विगत पूछे गए कम से कम 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जो कि इस वीडियो में भी है। और मैं निरंतर भी आपको 10, 20, 50 क्वेश्चन आधे आधे घंटे का भी वीडियो ला सकता हूँ। डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स पर। अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। नंबर 2, करंट अफेयर का रोजाना अध्ययन करें। और रोजाना 10 करंट अफेयर तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ, जो कि पर्याप्त है। नंबर 3, लूसेंट और रेलवे एसपीडी का अच्छे से अध्ययन कर लें। हालांकि मुझे इसके प्रचार के लिए कोई पैसे नहीं मिले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इसे आप पूरा देखते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, तो पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, आज के प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहां भी आपको अच्छी वीडियो और क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन बैंक का आपका ये पहला प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सॉल्व पेपर 1 दिनांक 31 मार्च 2016 पाली 2 का ये प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रश्न है 1 नंबर का, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे कि है तो 10 प्रश्न, लेकिन आप पूरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप प्रश्न से प्रश्न निकलते हुए आएगा। कम से कम 20 से 25 प्रश्न तो आपको हो ही जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो ये है हमारा आज का दूसरा प्रश्न, जो कि है ब्लड रिलेशन से, यानी कि रक्त संबंध से। रीजनिंग का प्रश्न है। लिखा हुआ, चोमी इंदु के भाई की बेटी है। इंदु की एक बहन चंदा है और एक भाई गोपाल है। तो चोमी का गोपाल से क्या रिश्ता है? तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि चोमी का गोपाल से कभी भी आप लोग आंसर बना लेंगे, लेकिन आप लोग समझ में नहीं आएगा कि आंसर क्या दें। तो आप उल्टा पुल्टा ना करें, चोमी का गोपाल यानी चोमी गोपाल की कौन लगती है या लगता है। क्योंकि यहाँ पर लिंक क्लियर नहीं है, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम भी नहीं है, लिंक नहीं है, तो सिर्फ चोमी गोपाल का क्या लगता है उतना मतलब है। लेकिन चोमी से यह नाम स्पष्ट होता है कि ये एक लड़की है, तो ये मान के चलना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया हुआ है, बहन, पिता, बेटी, भतीजी, तो इससे आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कि कौन। चूँकि भाई है तो वो आपको पुरुष हो गया, और चोमी है तो वो उसकी बहन या बेटी या जो भी हो गया, कुछ भी हो गया। तो हम लोग बनाएंगे तो समझेंगे। चलिए, तो पेन पेपर चलते हैं, लेकिन पहले आपको उसका आंसर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा आपको नंबर सी का, बेटी। क्योंकि दोबारा हम यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए आप इस बात को यहाँ ही देख लें। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए पेन पेपर पे। तो प्रश्न आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, चोमी इंदु के भाई की बेटी है। इसका कुछ डायग्राम है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं डायग्राम को अच्छी तरह से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा अपने ब्लड रिलेशन का। तो वो वीडियो आप लोग उसमें जाके जरूर देख लें। तो चोमी इंदु के भाई की बेटी है। तो इंदु का भाई, तो इंदु का भाई, भाई का नाम नहीं दिया हुआ है तो भाई ही लिख देता हूँ। तो भाई जब स्पष्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पुल्लिंग हो गया, ये यानी कि आप प्लस का साइन से किसी का मेल आप कर सकते हैं। अब इंदु भाई है बहन ये पता नहीं है, लेकिन नाम से तो बहन ही लग रही है। तो भाई बहन जब होगा तो एक क्यू में होगा, माता पिता ऊपर होगा, और किसी का बाल बच्चा बेटा बेटी होगा वो सब नीचे की तरफ होगा। ये डायग्राम है, शॉर्ट में मैं इतना ही बता सकता हूँ। तो चोमी इंदु के भाई की बेटी है, तो भाई का बेटी यहाँ नीचे आ गया, जो कि आपको चोमी। इसके बाद प्रश्न है, इंदु की एक बहन चंदा है। इंदु की बहन चंदा है। आप चंदा आप चाहे यहाँ लिखें चाहे चंदा यहाँ लिखें, बात बराबर है। कहीं भी आप चंदा लिखे, चंदा यहाँ ही लिख देते। चलिए, इंदु की एक बहन चंदा है और एक भाई गोपाल है। तो एक भाई गोपाल है, यानी कि भाई एक ही है, तो यही आपको गोपाल हो गया। दो भाई तो है नहीं, जब एक ही भाई है तो इंदु और आपको चंदा और ये गोपाल तीनों आपस में भाई बहन या जो भी है। तो बोला चोमी का गोपाल से क्या रिश्ता, नहीं चोमी गोपाल का कौन लगता है। तो चोमी गोपाल की बेटी लगती है। तो ऑप्शन में को पिता भी दिया हुआ, इसलिए मैं पहले आपको बोल रहा था कि जिसके बारे में बोले उसका रिश्ता निकाले। चोमी गोपाल का कौन लगता है, तो चोमी गोपाल की बेटी लगती है। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि मैंने उसमें आपको ऑप्शन में बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो
तो यह है तीसरा प्रश्न। कहने को ये एक प्रश्न है, पर इससे मैं आपको 4 प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे आप अंदाजा लगा लें वो कितने प्रश्न मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा स्टॉक आपके पास हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा इनमें से भिन्न ज्ञात करें। भिन्न कौन है? NaCl, Na2CO3, H2O और He। तो नंबर 1 का पहला मैं बताना चाहूँगा। नंबर ए में जो दिया गया NaCl, तो NaCl जो है कोडियम क्लोराइड इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें नमक या साधारण नमक भी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, खाने के रूप में आचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। इसके द्रव में खारापन होता है। ये दूसरा नंबर देखते हैं Na2CO3, तो ये सोडियम कार्बोनेट है, एक अकार्बनिक यौगिक है। इसमें धोने का सोडा भी कहते हैं इसे। एक सामान्य लवण है, इसका जलीय क्षारीय होता है। इसका जल जो है क्षारीय टाइप का होता है, नमकीन टाइप का होता है। इस प्रकार से 2 का हो गया, ये वही नमकीन टाइप का ही। और तीसरा है H2O, तो यह एक केमिकल फार्मूला है जिसमें ऑक्सीजन तथा एक ऑक्सीजन तथा 2 हाइड्रोजन होता है, और ये आपको नंबर 4 का जो कि He है, तो ये हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय नोबेल गैस है तथा रंगहीन, स्वादहीन व विषहीन है। इसके परमाणु क्रमांक जो इसका 2 है। इसके सभी तत्व में इसका क्वाथनांक तथा जनलांक सबसे कम होता है। इस प्रकार ये सबसे भिन्न होगा। तो हो गए ना आपका 4 प्रश्न दोस्तों। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बैंक है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका, ZIKA जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मच्छर, B जल, C वायु और D भोजन। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, मच्छर। और दोस्तों इसका विस्तृत अध्ययन के लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग जितना रिस्पॉन्स देंगे मैं उतना ही काम कर पाऊंगा। इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। आगे प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 5वां प्रश्न है, एक विशेष कोडिंग भाषा है। ये कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आता है। इसके लिए आप लोग पूरी तरह तैयारी करें। तो एक विशेष कोडिंग भाषा में जिंजर इज ए रूट को 4123 लिखा जाता है। यह मैं बताना चाहूँगा, जैसे जिंजर इज ए रूट लिखा हुआ है तो यहाँ पर की शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा है ए ट्री हैज ए रूट, इसको 75422 लिखा जाता है। और ट्री इज ग्रीन को 385 लिखा जाता है। यहाँ आप देखे होंगे जितने शब्द हैं, जैसे ए ट्री हैज ए रूट, तो यहाँ पर 3 2 5 है, तो यहाँ पर भी आपको 5 अंक लिए गए हैं। तो जितने आपको यहाँ पर वर्ड होंगे उतने अंक होंगे। तो इसमें से एक बोल रहा है कि कौन सा अंक होगा। इसका कुछ विधि है, कुछ नियम है उसको छांटने का, अलग करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पर संभव नहीं है। तो चलिए अब मैं पेन और पेपर पर चलता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे ख्याल दोस्तों प्रश्न में कुछ त्रुटि है, जिसे मैं आपको पेन पेपर पर जाऊँगा तो वहाँ आपको समझाऊँगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिख कर रखा हुआ है जिंजर इज ए रूट, इसका कोड है 4123। ए ट्री हैज ए रूट 75422 और ट्री इज ए ग्रीन तो 385। इस प्रकार इसको लिख देना है। अब हमको निकालना है रूट का क्या होगा। तो नियम ये है कि सामान्यतः आप रूट का निकाल लें तो आपका काम खत्म हो जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वही क्या कॉमन निकालना होता है। जैसे ये है रूट, यहाँ रहा रूट, और कहाँ है देखिए, तो यहाँ इसके नीचे ये रहा रूट। अब अंक में इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है 2 और दोस्तों यहाँ पर भी है 2। इस प्रकार आपको रूट का कोड 2 हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए है A और यहाँ भी है A, तो फिर दोनों में कॉमन क्या हो जाता है, एक 4 भी है, एक 1 भी है, तो कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि जिंजर इज ए ट्री हैज ए, तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जैसे कुछ अगर भूल हुई हो तो यहाँ पर एक काम किया जा सकता है कि जैसे आप इस जगह पर 2 है तो यहाँ पर 1 कर लें, और प्रश्न में थोड़ी भूल हुई होगी और एक 1 यहाँ कर लें। तो अब क्या है कि ए यहाँ पर भी आ गया
ए यहाँ पर भी आ गया और एक ए हम यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ पर भी आ गया। अब तीनों में कॉमन क्या हो गया, 1 1 1। इसे स्पष्ट हो गया, ए का कोड हो गया 1। इस प्रकार से बाकी और का भी कोड हम निकाल सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा रूट का 2, जो कि है, चलिए क्वेश्चन पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं डी नंबर में है 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, ये डी नंबर का। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरा का पूरा अच्छा से सुने और इसमें बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। याद दिया हुआ, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से 2 अन्य सदस्य कौन थे? नहीं, बिपिन चंद्र पाल तो थे ही, इसके अलावा 2 सदस्य और कौन थे? तो 2 सदस्य हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जो कि नंबर बी में है। तो मैं इन तीनों का, लाल बाल पाल का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहूँगा संक्षिप्त में। दोस्तों मेरे ख्याल से आप उसमें बने रहेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। तो लाला लाजपत राय की जहाँ तक की बात है, इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में 18 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में यह बुरी तरह घायल हो गए। उसी क्रम में इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश कांग्रेस के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, और इसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों ये पूछता है कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी वाली बात जो है ये किसने कहा था, तो ये भी आपका एक प्रश्न हो गया। इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको नोट डाउन करने में सुविधा होगी। दूसरा नंबर में है बाल गंगाधर तिलक। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। दोस्तों 23 जुलाई 1856 को एक ब्राह्मण परिवार में। पिता रामचंद्र पंत शिक्षक थे, माता का नाम पार्वती बाई था। इनका मूल नाम था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम था केशव गंगाधर। गरम दलीय होने के कारण ब्रिटिश इन्हें भारतीय अशांति के जनक कहते थे। यानी भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, प्यार से लोग इन्हें लोकमान्य अर्थात लोगों द्वारा स्वीकृत नायक जो है वो कहा जाता था इनको। मराठी में इनका दिया गया एक नारा है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका हिंदी अर्थ है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये आप लोग को याद रखना है ये बात, क्योंकि एग्जाम में पूछता है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसकी वाणी थी, किसने कहा था? 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की और उसी समय ये लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो गई। ये संक्षिप्त अध्ययन था इनका। चलिए नंबर 3 में देखते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो 7 नवंबर 1858 हबीबगंज जिला के पोइल नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। यानी उस समय अविभाजित भारत था। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक शिक्षक, पत्रकार और लेखक भी थे। इनके जनता समर्थन में इन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का पुरजोर विरोध किया था। किनका? लॉर्ड कर्जन का। तो बंगाल विभाजन किसने करवाया था? इसका मतलब लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने और भी बहुत से कार्य किए दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लाल बाल पाल का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर चाहें तो पूरा वीडियो के लिए आप बोल सकते हैं कमेंट में। तो 20 मई 1932 को कोलकाता के जो है पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, 1 गीगाबाइट दशमलव के मान में वाट, यानी इसका स्थान निकालना क्या होता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, पर इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी 1000 टू द पावर 3, यानी सबके ऊपर में पावर 3 है, उतना बाइट नंबर सी का ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बीच अगले मैंने पूरा अध्ययन के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। कितने है? आधी है। ए की गति से आधी है। यदि कार 1.1/2 घंटे यानी कि 3/2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन? ए के बारे में कहा जा रहा है। तो कार बी की गति क्या होगी? तो कार ए जो है 120 किलोमीटर कितने घंटे में? ये 1.5 घंटे में करता है दूरी। तो पहले इसका 1 घंटा निकालना होगा और इसका 1 घंटा निकालने के बाद उसकी आधी दूरी जो है बी तय करता है वो निकालना होगा।
तो उसके लिए हम चलते हैं पेन पेपर पे, पर आपको आंसर अभी ही टिक आउट कर देते हैं ताकि बाद में फिर वापस नहीं आना पड़े। इसका आंसर होगा नंबर ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पे है। चलिए चलते हैं पेन पेपर पे और सॉल्व करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है कि ए की चाल 3/2 घंटे में 120 किलोमीटर है और चाल प्रति घंटे में निकालना होता है। तो ए की चाल 1 घंटे में कितना होगा, तो आप लोग इतना लंबा लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। इसका ट्रिक हो जाएगा आपको, ए 3/2 घंटे में यदि 120 किलोमीटर चलता है तो ए 1 घंटे में वाट किलोमीटर एक्स चलेगा, या फिर ए ही यहाँ लिख देते हैं। तो ये 3 से ये कट जाएगा आपको 40 बार में, यानी ए 1 घंटे में कितना चलता है आपको, 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बी की चाल क्या है, ए की आधी है, तो बी की चाल ए की आधी है, यानी कि आपको अगर ये 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो इसका आधा कितना चलेगा, सॉरी 80 चलता है 1 घंटे में, इसका आधा कितना हो जाएगा आपको, 40 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि मैंने आपको पहले ही टिक आउट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9वां नंबर का प्रश्न है क्वेश्चन बैंक से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी की आप लोग हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन जरूर बनाएं। तैयारी का करने का जो तरीका होता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग को जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा, सर और वीडियो बनाया इस पर, और भी क्वेश्चन बैंक दें, आप लोग कमेंट्स करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा मेरे प्रति तो मैं भी और अच्छा कर पाऊँगा। आप देख ही रहे मैं कितनी मेहनत से बनाऊँ, सारा कुछ मोबाइल से करता हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है। जो भी मैंने ये नोट डाउन किया है, लिखा है, सब मैंने मोबाइल ऐप से ही डाउनलोड लिखा है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स में बूस्टअप होता हूँ और आगे मैं बना पाऊंगा। क्वेश्चन बैंक आपको हर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में आपको सारा क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा प्रीवियस ईयर का। खासकर ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और भी एग्जाम आने वाला है आपको, एनटीपीसी रेलवे का, तो सब कुछ आपको सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ लिखा हुआ है 9 नंबर में, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। यानी क्षेत्रफल दिया गया है एरिया, वृत्त का व्यास यानी डी डायमीटर ज्ञात करना है। तो इसके लिए पेन पेपर फिर चलना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर मैं अभी ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि 28 मीटर। तो चलिए चलते हैं पेन पेपर पे। तो दोस्तों यहाँ हमको वृत्त की परिधि निकालना, यानी कि डायमीटर। तो ये है आपको आर, यानी कि रेडियस, और डायमीटर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है डायमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर। क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना है 616, 616। अब इसको चूंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम लोग को काटना ही सीख लेना चाहिए। तो ये 22 से ये कट जाएगा 616 पूरे के पूरे आपको 28 बार में। अब दिस इंटू दैट, यानी 7 गुने 28, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको 196। अगर हम बाद में ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा। यहीं पे कम करके आपको दिखा देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लें। और रूट यहाँ पर आ गया, तो आर का मान कितना हो गया 14। ठीक है दोस्तों, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो चूँकि डी निकालना है, डी होता है आर का 2 गुना, यहाँ से यहाँ तक आधा है, यहाँ से यहाँ तक इसका डबल हो जाएगा, यानी कि डी बराबर 2r हो जाएगा। डी इक्वल टू 2r इक्वल टू 14 गुने 2 इक्वल टू 28। यह है आपका आंसर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था। ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिखाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। जब कोई निकट का चीज़ ना देख पाए, जब कोई निकट का चीज़ नज़दीक का ना देख पाए, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। और उसमें आंखों में उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। किसका, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। और जब दूर की चीज़ जो दिखना मुश्किल हो जाए,
तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी उसके उल्टा ठीक क्या है कि जब दूर की चीज ठीक से ना दिखे उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। वहां पर अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो दू में ऊ होता है, ऊ में आपको उत्तल होता है, इसलिए एक याद कर लें, दू से ऊ हो गया, ऊ से उत्तल हो गया। सिर्फ निकट और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होगा वो आप ये जान लें कि दोष कौन सा है। अगर निकट है तो उसमें हो गया, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, नजदीकी चीज ना दिखाई पड़ना, और दूर की चीज ना दिखाई पड़ना निकट दृष्टि, उल्टा बोला जाता है। तो जब दूर दृष्टि दोष होगा, दू में ऊ है तो उससे हो गया उत्तल, और नेक्स्ट जो बचा हुआ वो है अवतल। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है कि जब केवल नजदीकी होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, यानी दूर की वस्तु को ना देख पाए, तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जो कि नंबर सी में है यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से।